स्वागत है आपका यूपीएससी फॉर हिंदी मीडियम स्वागत है आपका यूपीएससी रीडिंग चैनल में। हम यहाँ पर अध्याय 5 जो कि समाजशास्त्र की एक किताब है जो कि एनसीईआरटी 12th का है, देखेंगे औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास। तो अब देखते हैं कि औद्योगिक समाज क्या होती है और परिवर्तन क्या होता है, विकास। तो हम पिछले चैप्टर में लोकतंत्र एवं लोकतंत्र की कहानियाँ, ग्रामीण समाज में विकास, इस जैसे चैप्टर को पढ़ चुके हैं और आज हम देखेंगे औद्योगिक समाज में परिवर्तन। तो औद्योगिक समाज या उद्योग 18वीं शताब्दी में स्थापित होने वाला एक एक क्रांति है। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ उद्योग पूरे विश्व में फैला और भारत में भी आया। तो उद्योग आने से हमारे समाज में क्या परिवर्तन हुआ और क्या विकास हुआ, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और देखते हैं। इसके आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी थी? ठीक है, आप निश्चित रूप से उसमें कार्य कर रहे अभिनेता एवं अभिनेत्री का नाम बता सकते हैं, परंतु क्या आपको ध्वनि एवं प्रकाश तकनीशियन, श्रृंगार करने वाले कलाकार और नृत्य निर्देशक का नाम याद है? कुछ लोगों का जैसे सेट को तैयार करने वाले बढ़ई मतलब कारपेंटर का नाम का तो कहीं आभार के लिए जिक्र भी नहीं होता, जबकि इन सब बातों के सहयोग के बिना फिल्म बनाई नहीं जा सकती। बॉलीवुड आपके और मेरे लिए एक स्वप्न लोक की तरह हो सकता है, परंतु बहुत से लोगों के लिए यह उनके कार्य करने का स्थान है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो कलाकार होते हैं तो कलाकार को हम आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन कलाकार के अलावा जो अन्य काम होते हैं, क्योंकि बॉलीवुड में जो फिल्में बनती हैं एक ही व्यक्ति के सहयोग से नहीं बनती, वो कई व्यक्तियों के सहयोग से बनती है। तो जो अन्य व्यक्ति है तो अन्य व्यक्ति के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन कलाकारों के बारे में जानते हैं। इस चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। किस अन्य उद्योग की तरह इसके कामकार भी संघ के सदस्य है। उदाहरण के लिए नर्तक, जोखिम कार्य करने वाले कलाकार एवं अतिरिक्त कलाकार कनिष्ठ कलाकार संघ के सदस्य होते हैं। उनकी मांग के 8 घंटे की शिफ्ट हो, मेहनताना वाजिब हो और कार्य व्यवस्था सुरक्षित हो। इस उद्योग को उत्पादनों का विज्ञापन एवं बाजार में जाना फिल्म वितरक के द्वारा एवं सिनेमा हॉल मालिकों अथवा संगीत के कैसेट्स एवं वीडियोज बेचने वाली दुकानों के द्वारा होता है। और इस उद्योग में कार्य करने वाले लोग किसी अन्य उद्योग की तरह उसी शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य वे लोग कौन हैं और कितना कमाते हैं पर निर्भर करता है। फिल्मी सितारे और कपड़ा मिलों के मालिक जुहू जैसे स्थानों पर रहते हैं, जबकि अतिरिक्त कलाकार और कपड़ा मिल के मजदूर गोरेगांव जैसे जगहों पर रहते हैं। कुछ 5 सितारा होटलों में जाते हैं, जापान का सुशी जैसा खाना खाते हैं, जबकि कुछ स्थानीय हाथ गाड़ियों पर बड़ा पाव खाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे कि कुछ लोग जूही गांव में रहते हैं और कुछ लोग जो कलाकार लोग हैं वो गोरेगांव जैसे स्थानों पर रहते हैं, और कुछ लोग तो 5 स्टार का खाना खाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो जो रोड में पाए जाने वाले मतलब रोड के किनारे पाए जाने वाले जो दुकानदार होते हैं उनके यहाँ बड़ा पाव खाते हैं। मुंबई के लोगों को कहाँ वे रहते हैं, क्या वे खाते हैं और कितने कीमती कपड़े पहनते हैं और आधार पर विभाजित किया जाता है। परंतु कुछ सामान्य बातें वस्तुएं जो शहर उन्हें देता है के आधार पर वे समान भी हैं। वे एक जैसी फिल्में और क्रिकेट मैच देखते हैं, वे समान वायु प्रदूषित वातावरण में आवागमन करते हैं और उन सब की आकांक्षा होती है और उनके बच्चे अच्छा काम करते हैं और सभी की आकांक्षा होती है कि उनके बच्चे अच्छा काम करें। लोग कहाँ और कैसा कार्य करते हैं, वे किस तरह का व्यवसाय करते हैं, यह सब उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन और लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाएं जैसे जाति, नातेदारी का संजाल, लिंग एवं क्षेत्र भी कार्य को संगठित करने के तरीके अथवा उत्पाद को बाजार में भेजने के तरीके को प्रभावित करते हैं। यह समाजशास्त्रियों के लिए एक शोध का एक बड़ा केंद्र है। तो देखते हैं कि उद्योग की जो स्थापना होती है, तो उद्योग की स्थापना से जो सामाजिक संबंध होते हैं उसमें क्या परिवर्तन आता है, और साथ में दूसरी तरफ जो सामाजिक संस्था, सामाजिक संबंध और सामाजिक संस्था में परिवर्तन आता है। तो जो सामाजिक संस्थाएं वो क्या है, जाति है, नातेदारी है और संजाल है। ठीक है, जाति, नातेदारी और संजाल, लिंग एवं क्षेत्र में क्या परिवर्तन आता है, इन चीज़ों को देखना है। उदाहरण के लिए हम महिलाओं को कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग के बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्यों में अधिक क्यों पाते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो महिलाओं को इंजीनियरिंग के बजाय नर्सिंग में अथवा शिक्षण के कार्यों में अधिक क्यों पाते हैं। यह मात्र एवं संयोग है इसका, अथवा इसके पीछे समाज की यह सोच है कि महिला देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त है। इसमें यह सोच क्या है कि जो महिला होती है वो देखभाल में अधिक उपयुक्त होती है। इसमें बताया गया है बनिस्पत उन कार्यों को जो सख्त और पुरुष सूचित नजर आते हैं, जबकि नर्सिंग के कार्य में एक पुल को डिजाइन करने से अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगर अधिक महिलाएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाती है तो इस व्यवसाय में कैसे प्रभावित करती हैं। आपने अपने आप से पूछिए कि क्यों भारत में कॉफ़ी के विज्ञापन में पैकेट पर 2 कप दिखाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में 1 कप।
जो कॉफ़ी का विज्ञापन होता है, इसमें पूछा जा रहा है कि जो कॉफ़ी का विज्ञापन होता है, तो उसमें भारत में 2 कप दिखाए जाते हैं, जबकि अमेरिका में 1 कप दिखाए जाते हैं। तो इसका उत्तर यह है कि बहुत से भारतीय कॉफ़ी पीने को सामाजिकता निभाने का एक अवसर मानते हैं। तो इसका हम एक कारण बता सकते हैं कि जो अमेरिका में होता है, तो अमेरिका में कॉफ़ी पीना सामाजिकता का आधार नहीं होता है, जबकि भारत में कॉफ़ी पीना सामाजिकता का आधार होता है। अर्थात क्या है, कहने का मतलब है कि 2 कप कॉफ़ी, अर्थात कोई व्यक्ति अकेला कॉफ़ी नहीं पिएगा। जो व्यक्ति पिएगा वो तो 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति या 4 व्यक्ति के साथ मिलकर पिएगा, जिससे क्या होगा कि वे कॉफ़ी भी पिएँगे और वे सामाजिकता को भी निभाएँगे। इसलिए भारत में हमेशा 2 कप कॉफ़ी को ही दर्शाया जाता है। इसमें यह चीज़ बताई गई है। इसका उत्तर यह है कि जबकि अमेरिका में कॉफ़ी पीना सवेरा उठकर स्फूर्ति लाने, पेय को पीने जैसा है। समाजशास्त्र इन प्रश्नों में रुचि रखते हैं कि कौन क्या उत्पादित करता है और कौन कहाँ कार्य करता है और कौन किसको और कैसा बेचता है। ये व्यक्तिगत रुचि नहीं बल्कि सामाजिक प्रारूपों का नतीजा है। इसके विपरीत लोगों की रुचियाँ यह समझाने में सामाजिक कार्य कैसे होते हैं से प्रभावित होती है। औद्योगिक समाज की कल्पना। अब औद्योगिक समाज की कल्पना किसने किया, क्या किया, उद्योग की स्थापना कैसे हुई, औद्योगिक समाज का स्थापना कैसे हुआ और औद्योगिक समाज ने परिवर्तन क्या लाया, इन चीज़ों की इस टॉपिक में देखते हैं। समाजशास्त्र अनेक महत्वपूर्ण कार्य तब किए थे समाजशास्त्र जबकि औद्योगिकरण एक नई अवधारणा था और मशीनों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया था। ठीक है, उद्योग की स्थापना होते ही मशीन अपने स्थान ले गई। कार्ल मार्क्स और वेबर और इमानुएल दुर्कheim जैसे विचारकों ने उद्योग के बहुत से नई संकल्पनाओं से स्वयं को जोड़ा। तो जो कार्ल मार्क्स थे, वेबर थे और इमानुएल दुर्कheim थे, तो उन्होंने कार्ल मार्क्स ने कई सिद्धांत दिए, वेबर ने भी सिद्धांत दिए और जो इमानुएल दुर्कheim है ने भी सिद्धांत दिया। और कार्ल मार्क्स ने तो यहाँ पर समाजवाद की स्थापना, उद्योग में जो पूंजीपति वर्ग है उसको खत्म करने की बात भी कही थी। ये थे नगरीकरण जिसने आमने सामने के संबंध को बदला जो कि ग्रामीण समाजों में पाए जाते थे। ठीक है, जहाँ के लोग अपने या जान पहचान के भूस्वामियों के खेतों में काम करते थे, उन संबंधों के स्थान आधुनिक कारखानों एवं कार्यस्थलों के अज्ञात व्यवसायिक संबंधों ने ले लिया। औद्योगिकरण से एक विस्तृत श्रम विभाजन होता है। ठीक है, औद्योगिकरण से विस्तृत श्रम विभाजन होता है का अर्थ होता है कि श्रम विभाजन मतलब श्रम विभाजन का वास्तविक अर्थ यह होता है कि किसी भी कोई व्यक्ति अकेला श्रम नहीं करता। वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना श्रम करते हैं और सभी वो के श्रम के परिणाम स्वरूप उत्पाद उत्पन्न होता है। लोग अधिकतर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें उत्पादन के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर यह कार्य दोहराने और थकाने वाला होता है, लेकिन फिर भी बेरोजगार होने से यह स्थिति अच्छी है। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितने स्थान छोड़ती है। तो मार्क्स के अनुसार अलगाव क्या है? तो मार्क्स के अनुसार अलगाव क्या है कि लोगों को वह काम भी करना पड़ता है जो वे चाहते नहीं। तो मतलब बिना चाहने वाले काम को भी उन्हें करना पड़ता है, वही अलगाव है। और वे कहते हैं कि मशीनों ने बहुत सारे काम को अपने हाथों में ले लिया और कितने काम को मनुष्य के लिए बचाया है। औद्योगिकरण कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए रेलगाड़ियाँ, बसों और साइबर कैफे में जाति भेदभाव के महत्व का न होना। ठीक है, जो औद्योगिकरण है तो इससे जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संस्था, तो सामाजिक संस्थाओं में कुछ परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि रेलगाड़ी और बसों में क्या होता है कि साइबर के जो जाति भेदभाव की बात स्पष्ट नहीं होती है। और यहाँ पर जो अंग्रेजी होती है, औद्योगिकरण से और अंग्रेज के आने से अंग्रेजी भाषा का प्रचलन हुआ और अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल भाषा बनी हुई है। तो अंग्रेजी भाषा जब इंटरनेशनल भाषा बनी हुई है तो इस स्थिति में जो जाति व्यवस्था थी, तो जाति व्यवस्था में ज़्यादातर लोगों को जाति के आधार पर नहीं देखा जाता था। जैसे कि जो अच्छे इंग्लिश बोल सकते थे वो अपने करियर ग्रोथ कर सकते थे, चाहे वे किसी भी जाति के हो। तो जो जाति व्यवस्था को तोड़ने का भी काम करती है, जो कि समाज का एक क्रांतिक रूप होगा। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूप का नए कारखाने और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि इस संसार में सामाजिक असमानताएं कम हो रही है, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही है। तो देखते हैं कि सामाजिक संस्था और सामाजिक संबंधों से जो असमानता कम होती है वो तो ठीक है, लेकिन सामाजिक असमानता साथ में कम हो रही है, लेकिन आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। और समाज में दो वर्ग उत्पन्न हो जा रहे हैं, एक पूंजीपति वर्ग और एक मध्यम वर्ग, और एक हिसाब से जो शोषित वर्ग, तीन प्रकार के वर्ग उत्पन्न हो जा रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती है। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसाय जैसे मेडिसिन, कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों को वर्चस्व आज भी बना हुआ है। महिलाएं समान कार्य के लिए कम वेतन पाती है। तो यहाँ पर एक लिंग भेदभाव की स्थिति बताई गई है कि समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिल पाती थी। तो इस चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है। अब कुछ समय में समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकरण को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के प्रभाव से 20वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिकरण अपरिहार्य एवं सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहा है। तो
इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है कि उद्योग की जैसे स्थापना हुई, तो उद्योग की स्थापना होने से मशीन आए से नए उत्पाद उत्पन्न हुए, नए उत्पादन बढ़ा और पूंजी बाजार में पूंजी की स्थापना हुई, तो गरीबी में भी कमी आई। तो इस प्रकार के कई फायदे हुए, जबकि उद्योगों से और जो जाति व्यवस्था थी वह भी थोड़ी रूप से टूटने लगी और लोगों ने समान रूप से अपने गुणों के हिसाब से कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही उद्योग के नकारात्मक प्रभाव ये हुए कि नकारात्मक प्रभाव के कारण उद्योग की वजह से प्रदूषण की स्थिति बढ़ी, लोगों में बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी के साथ साथ आय की असमानता भी बढ़ने लगी। तो यह कुछ हैं नकारात्मक प्रभाव थे। तो आधुनिकीकरण का सिद्धांत यह तर्क देता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पृथक समाज की व्यवस्थाएं अलग अलग है, परंतु उन सभी की दिशा एक ही है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार आधुनिक समाज पश्चिम का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आधुनिक समाज का मतलब है कि जो पश्चिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में औद्योगिकरण, तो भारत में औद्योगिकरण कब आया और कैसे है? तो भारत में प्राय औद्योगिकरण की बात करते हैं तो जो 18वीं शताब्दी थी, तो 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड भारत आता है, तो जब 1600 ईस्वी में इंग्लैंड जो ब्रिटेन वासी होते हैं, तो जब ये भारत आते हैं तो भारत में आकर जब ये व्यापार करते हैं और धीरे धीरे व्यापार करते हैं, तो पहले ही वे सूरत में फैक्ट्री लगाते हैं। इस तरह वे भारत में औद्योगिकरण की स्थापना करते हैं। भारत में औद्योगिकरण की विशिष्टताएं, ठीक है, और जो उद्योग की स्थापना हुई उसकी क्या विशिष्टताएं थी उसको देखते हैं। भारत में औद्योगिकरण से होने वाले अनुभव कई प्रकार से पाश्चात्य प्रतिमान से समान और कई प्रकारों से भिन्न थे। विभिन्न देशों के बीच किए गए तुलनात्मक विश्लेषण यह सुझाते हैं कि औद्योगिकरण पूंजीवाद का कोई आदर्श प्रतिमान नहीं है। ठीक है, जो औद्योगिकरण था क्या था? पूंजीवाद का कोई आदर्श प्रतिमान नहीं था। इसलिए जब हम इसे भिन्नताओं के बिंदु से प्रारंभ करते हैं, इस लोगों के कार्य करने के तरीके से संबंध करते हैं, विकसित देशों की जनसंख्या का एक बड़ा चलिए अब हम भिन्नताओं के बिंदु से प्रारंभ करते हैं, इस लोगों के कार्य करने के तरीके से संबंध करते हैं। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है। इसके बाद उद्योगों में और 10% से कम कृषि कार्यों में लगे होते हैं। तो विकसित देशों में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग नौकरी पेशा में लगे होते हैं, उसके बाद उद्योगों में लगे होते हैं, फिर जो 10% लोग होते हैं वे कृषि में होते हैं। लेकिन वहीं पर विकासशील देशों में क्या होता है कि नौकरी पेशों में थोड़ा कम होते हैं, उद्योग में थोड़ा ज़्यादा होते हैं और कृषि में भी ज़्यादा होते हैं। जबकि अल्प विकसित देशों में क्या होता है कि नौकरी पेशा में बहुत कम होते हैं, उद्योग में भी कम होते हैं और कृषि में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि क्रम कृषि कार्य में लगे होते हैं। 1999-2000 में भारत में लगभग 60% लोग प्राथमिक कृषि में कार्य करते थे। कितने प्रतिशत लोग? 60% लोग। और यहीं पर 17% लोग द्वितीय क्षेत्र में और 23% लोग तृतीय क्षेत्र में। तो क्या है कि 60% लोग 1999 सन 2000 में, तो मतलब आज से 20 साल पहले की बात है कि 60% लोग किस में थे? तो कृषि में थे। और 17% लोग किस में थे? तो द्वितीय काम मतलब विनिर्माण का काम, मतलब उद्योग का काम, मतलब जैसे उत्पादन, निर्माण और उपयोगिता। और 23% लोग थे वे तृतीय क्षेत्र में थे। तो इसको दिखाया गया है। साथ ही फिर भी अगर हम इन क्षेत्रों के आर्थिक वृद्धि को देखें तो कृषि कार्यों के हिस्से में तेजी से ह्रास हुआ और इस क्षेत्र में होने वाले कार्य लगभग आधे से अधिक हो गए। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा कार्यरत है वह उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। भारत सरकार आर्थिक सुरक्षा 2001-2 में भारत में 2006-7 में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से इस प्रकार थे। कृषि में 15.19%, खाद्यान्न एवं खनन में 0.61%। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जिसमें ज़्यादा लोग लगे थे वहाँ से लोगों को फ़ायदे कम मिलते थे, और जिसमें कम लोग लगे थे उसमें लोगों को फ़ायदे ज़्यादा। जैसे कि सेवा के क्षेत्र में कम लोग थे उसमें फ़ायदा ज़्यादा था। साथ ही विनिर्माण के क्षेत्र में लोग कम थे, उसमें भी फ़ायदा ज़्यादा था। लेकिन जो कृषि में लगे लोग थे वे उसमें अधिक लोग लगे हुए थे, लेकिन वहाँ का फ़ायदा बहुत ही कम था। और यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा मतलब कि हम एक हिसाब से कह सकते हैं कि जो जीडीपी में हिस्सा था, तो कृषि का जीडीपी भी हिस्सा 15.19% था, लेकिन खदान एवं खनन में 0.61% और उत्पादन में 13.33% था। निर्माण में 6.10% था। व्यापार होटल रेस्टोरेंट में 18.18% था। यातायात भंडार एवं संचार में 5.06% था। सामुदायिक सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में 8.9%, वित्तीय बीमा, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाओं में 2.22% तथा बिजली और पानी में 0.33% था। विकसित और विकासशील, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि क्या दिखाया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार के आधार पर कामगारों के वितरण का प्रतिशत, स्वरोजगार, नियमित और अनियमित कामगार,
विभिन्न वर्गों में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र। तो 1993-94, 99, सन 2000, 2004-05 और 2009-10। तो ग्रामीण और नगरीय। तो स्वरोजगार कितना था 93-94 में 58.0, फिर 55.8 हुआ, और जबकि 2009-10 में 54.2% हुआ। नगरीय में स्वरोजगार कितना था 42.3%, जबकि 1999 और 2000 में 42.2% हुआ, और वहीं पर 2009-10 में यह कितना हुआ 41.1% हुआ। तो इसको आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट को। हम आगे बढ़ते हैं। विकसित और विकासशील देशों में एक और बड़ा अंतर नियमित वेतनभोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। ठीक है, विकसित और विकासशील देशों में एक और बड़ा अंतर नियमित वेतनभोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। विकसित देशों में औपचारिक रूप से कार्यरत लोग बहुसंख्यक थे, बहुसंख्यक है, हाँ। और भारत में 50% अधिक लोग स्वरोजगारी है, केवल 14% लोग नियमित वेतनभोगी रोजगार में हैं। तो भारत में क्या बताया जाए, जैसे कि जो विकसित देश है तो वहाँ पर काम करने वालों की संख्या अधिक है, लेकिन जैसे जो विकासशील देश है जैसे भारत जैसे देशों में सिर्फ 14% लोग वेतनभोगी रोजगार में थे, जबकि 50% लोग स्वयं के रोजगार करते थे, जबकि 30% लोग अनियमित मजदूर थे। और यहाँ एक तालिका में 2004-05 में 2009-10 तक ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों को भी दर्शाया गया है। अर्थशास्त्रियों अन्यों ने अक्सर संगठित एवं औपचारिक और असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित किया है। ठीक है, मतलब संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में बताया गया है कि संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें लोगों को नियमित रोजगार मिलता है, जैसे विनिर्माण का क्षेत्र या सेवा क्षेत्र। लेकिन वहीं पर असंगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मौसमी बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी जैसी समस्या पाई जाती है, और यहाँ पर कार्य की निश्चितता नहीं होती है। इस बात पर मतभेद है कि इन क्षेत्रों को परिभाषित कैसे किया जाए। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूर्ण वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 और अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से, मतलब 10 इकाई में 10 और अधिक लोगों के वर्ष, मतलब अधिक लोगों को जब वर्ष भर रोजगार मिलता है तब वह संगठित क्षेत्र होता है। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी पेंशन या अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। भारत में 90% से अधिक कार्य, चाहे वह कृषि, उद्योग अथवा नौकरी हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। 90% से जो अधिक कार्य क्या है वह कृषि, उद्योग या अथवा नौकरी हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आता है। तो जो कृषि और उद्योग और नौकरी की जो बात होती है असंगठित क्षेत्र में आता है, जबकि संगठित क्षेत्र का इतना छोटा होने का सामाजिक आशय क्या है। इसका पहला अर्थ यह है कि बहुत कम लोग बड़ी फर्मों में रोजगार करते हैं, ठीक है, जहाँ की वे दूसरे क्षेत्रों और पृष्ठभूमि वाले लोगों में मिल पाते हैं। नगरीय क्षेत्र इस प्रकार के कुछ मौके दे पाता है। नगरीय क्षेत्र में आपका पड़ोसी भिन्न क्षेत्र का हो सकता है। मोटे तौर पर अधिकतर भारतीय लोग छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे स्थानों पर ही काम करते हैं। यहाँ कार्य के पक्षों का निर्धारण व्यक्तिगत संबंधों से होता है। अगर नियोजक आपको पसंद करता है तो आपको वेतन बढ़ सकता है, अगर आप उसके साथ झगड़ा करते हैं तो आपका वेतन घट भी सकता है। बड़े संस्थाओं में ऐसा नहीं होता, वहाँ कार्य के निश्चित नियम होते हैं और वहाँ नियुक्ति अधिक पारदर्शी होता है। और अगर आपके अपने उच्च पदाधिकारी से कुछ मतभेद होते हैं तो उनकी शिकायत और क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधियाँ होती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात बताई गई है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है कि हम जब चाहे तब जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते, जब तक सामने वाला व्यक्ति के इच्छा के ऊपर निर्भर है। अगर सामने वाला व्यक्ति से अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हमें काम से निकाल भी सकता है। लेकिन जबकि वहीं पर जो असंगठित क्षेत्र की बात है, असंगठित क्षेत्र में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बॉस से अगर आपका झगड़ा भी हो जाता है तो एक कार्य विधि होती है, उस कार्य विधि के प्रक्रिया के तहत ही आपको काम से निकाला है या आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जैसे मन में आए वैसे नहीं की जा सकती है। दूसरे बहुत से कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं, जो वहाँ से उनमें भी 2/3 सरकारी नौकरी करते हैं, इसलिए सरकारी नौकरियां लोकप्रिय है। बच्चे लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित होने के लिए बाध्य हैं। जाति, धर्म तथा क्षेत्र को दीवारों को पार करने में सरकारी नौकरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मतलब कि जो सरकारी नौकरी है उसमें जाति, धर्म तथा क्षेत्र जैसे जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। एक समाजशास्त्री तर्क देते हुए उन कारणों की चर्चा करते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते। कारण यह है कि वहाँ भारत के सभी भागों के लोग एक साथ काम करते हैं। और तीसरे, बहुत से कम लोग संघ के सदस्य हैं, जो कि सुरक्षित क्षेत्र की विशेषता है। वे एकत्रित होकर सामूहिक रूप से अपने उपयुक्त वेतन और सुरक्षित कार्य व्यवस्था के लिए लड़ने का अनुभव नहीं रखते। सरकार ने अब असंगठित क्षेत्रों की अवस्था पर निगरानी रखने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन वहाँ भी कार्यनीति में नियोजक अथवा ठेकेदार की मनमर्जी भी प्रभावी होती है। तो यहाँ पर समाजशास्त्री ने पूछा था कि जैसे भिलाई स्टील प्लांट है, तो भिलाई स्टील प्लांट में
जाति धर्म की बात या सांप्रदायिक झगड़े क्यों नहीं होते, तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर भारत भर के जो निवासी मतलब भारत भर से लोग आकर काम करते हैं और वे उनके पास एक बेहतर अनुभव नहीं होता कि वे अपने आप के लिए या अपने ठेकेदारों से बेहतर रूप से लड़ाई कर सके। इसीलिए वहाँ पर यह होता है कि वहाँ पर आसानी से झगड़े नहीं होते। भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण, ठीक है, स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिकरण कहने का तात्पर्य यह है कि 1950 और 60 के बीच भारत में उद्योग की स्थापना कैसे होती है, उद्योग के लिए क्या क्या कोई पंचवर्षीय योजना बनती है, उसके बारे में बताया गया है। रुई, जूट, कोयला, खाने एवं रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। कौन कौन से? रुई, जूट और कोयला प्रथम औद्योगिक उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आर्थिकी को प्रभावशाली ऊंचाइयों पर रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा, खनन एवं अन्य परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिन्हें करने के लिए सरकार ही सक्षम थी और ये निजी उद्योगों के फलने फूलने के लिए भी आवश्यक थे। मतलब कि आर्थिकी को सामने रखा गया है। उसके बाद क्या हुआ कि जो सुरक्षा है, परिवहन है, संचार, ऊर्जा एवं खनन जो परियोजना होती है उसको शामिल किया गया। मतलब जो बेसिक जो चीज़ें होती है जो उद्योग के लिए आवश्यक है, जैसे कि परिवहन, संचार, खनन, ये उद्योग के लिए अति आवश्यक वस्तुएं हैं, तो उनका परिचालन किया गया है जिससे उद्योग की स्थापना होती है। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे, जबकि कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खुले थे। कुछ क्या था? आरक्षित था और कुछ निजी क्षेत्र के लिए खुले हुए थे। लेकिन उसमें भी सरकार अपनी अनुज्ञप्ति नीति के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ये उद्योग विभिन्न भागों में फैले हुए हैं। स्वतंत्रता के पहले उद्योग मुख्यतः बंदरगाह वाले शहरों जैसे कि मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता तक ही सीमित थे। क्या होता था कि 18वीं शताब्दी में जब इंग्लैंड वासियों ने यहाँ किया तो प्रायः जो उद्योग थे वो ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाते थे जहाँ से उनको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो जैसे कि हम देखते हैं कि जो बम्बई, चेन्नई और कोलकाता है, तो यहाँ पर उद्योग की स्थापना होती थी और यहाँ पर ही मशीन मतलब उत्पादों को उत्पादन किया जाता था और साथ ही वहीं से ही उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। लेकिन बाद के समय में क्या होता है, लेकिन उसके बाद अन्य स्थान जैसे कि बड़ोदरा जो कि महाराष्ट्र में है, कोयम्बटूर, बेंगलोर तक ही सीमित थे। सॉरी, बड़ोदरा शायद तक कर्नाटक में है, उसको आगे देखेंगे। बड़ोदरा, कोयम्बटूर, बेंगलोर, पुणे, फरीदाबाद एवं राजकोट भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन गए। ठीक है। सरकार अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को भी विशिष्ट प्रोत्साहन एवं सहायता देकर प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। सरकार का काम क्या है? मतलब सरकार अभी यह कर रही है कि जो लघु उद्योग हैं, एमएसएमई के उद्योग को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रही है। बहुत से वस्तुएं जैसे कागज एवं लकड़ी के सामान, लेखनी सामग्री, शीशम, चीनी मिट्टी जैसे छोटे पैमाने के क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% उद्योगों में नौकरी कर रहे थे, जबकि 72% लोग छोटे पैमाने एवं पारंपरिक उद्योगों में कार्यरत थे। भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन। मतलब कि भूमंडलीकरण क्या होता है, उदारीकरण क्या होता है और भारतीय उद्योगों में इन सभी का परिवर्तन क्या होता है, इसको देखते हैं। तो भूमंडलीकरण मतलब कि वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का जो प्रक्रिया होती है, यहाँ का सामान यहाँ बेचा जाएगा और वहाँ का सामान यहाँ बेचा जाएगा, मतलब पूरे विश्व को जोड़ने की जो प्रक्रिया है वह भूमंडलीकरण कहलाती है। साथ में उदारीकरण क्या है? उदारीकरण उदारीकरण निजी चीज़ों को बढ़ावा देना है। निजी चीज़ों को बढ़ावा मतलब कि सरकार की जो नीति होती है सभी चीज़ों को रोक कर रखने की, तो सरकार किसी भी चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगी, वह उद्योगों को बढ़ावा देगी और उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ निजीकरण की जो भावना है उसको बढ़ाएगी और निजीकरण के साथ ही भूमंडलीकरण अपने आप बढ़ जाएगी। तो यह प्राय 1990 के बाद हुआ हमारे देश में। अब इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं कि सन 1990 के दशक से सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया है। निजी कंपनियां विशेष रूप से विदेश फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले से ये सरकार के लिए जैसे दूरसंचार, नागरिक उड्डयन या ऊर्जा आदि के लिए आरक्षित थे। उद्योगों को खोलने के लिए अनुज्ञप्ति वांछित नहीं है। अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि उदारीकरण की प्रक्रिया 1990 के बाद से छोड़ दिया गया, जिससे क्या हुआ कि लाइसेंस की जो व्यवस्था थी वह खत्म हो गई या जो विदेशी वस्तुओं को भारत के बाजार में लाकर बेचना अब आसान हो गया। उदारीकरण के परिणाम स्वरूप बहुत से भारतीय कंपनियों को बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया है। साथ ही साथ कुछ भारतीय कंपनियां बहुउद्देशीय कंपनियां बन गई है। इसका पहला उदाहरण जब पार्ले पे और कोका कोला ने खरीदा। पार्ले पे की सालाना आमदनी 250 करोड़ रुपए थी,
जबकि कोका कोला की विज्ञापन बजट 400 करोड़ रुपए है। विज्ञापन का स्तर स्वाभाविक रूप से उपभोग को बढ़ावा देता है। परंपरागत कोका कोला ने आज कई भारतीयों पेयों के स्थान ले लिया है। उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा व्यापार हो सकता है। आपके विचार से क्या भारतीय डिपार्टमेंट स्टोर खरीदारी करने को वरीयता देते हैं अथवा व्यापार के लिए बाहर जाते हैं? भारतीय बाजार में खुदरा व्यापारियों की घुसपैठ। खुदरा व्यापारियों की घुसपैठ का कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो विदेशी व्यापारी है। इस समय भारत के खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीति प्रवेश के लिए एकदम अनुकूल होने के कारण दुनिया भर के बड़े बड़े व्यापार समूह जिनमें वॉलमार्ट, स्टोर्स, कैरफोर और टेस्को शामिल है, इस देश में प्रवेश करने के लिए आतुर रहे हैं। ठीक है, जैसे जो वैश्वीकरण की जो भावना बढ़ती है, उसके बाद जो वॉलमार्ट जो विदेशी कंपनी है, कैरफोर और टेस्को जैसी कंपनियां भारत आने के लिए आतुर होती है, जबकि विदेशियों द्वारा बाजार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश कर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा हुआ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े बड़े भारतीय व्यावसायिक समूहों द्वारा हाल में भारी पूंजी मतलब क्या है कि जो भारतीय कंपनियां जैसे कि एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज व्यावसायिक समूह हैं जो भारी पूंजी निवेश करना चाहते हैं, जिसको देखकर इन विदेशी खुदरा व्यापारियों द्वारा जल्द ही निवेश करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। गत सप्ताह भारतीय एयरटेल ने यह संकेत दिया कि वॉलमार्ट, कैरफोर और टेस्को के बीच हुए वार्तालाप के दौरान यह पता चला कि वे भी खुदरा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की बात सोच रहे हैं। भारत का खुदरा क्षेत्र है यहाँ की तीव्र समृद्धि के कारण ही आकर्षक नहीं बन गया है, बल्कि इसलिए भी वहाँ संपूर्ण राष्ट्र का 97% व्यवसाय परिवारों द्वारा संचालित नुक्कड़ दुकानों के जरिए चलाए जा रहे हैं। लेकिन उद्यमों की इस विशेषता को देखते हुए सरकार विदेशियों को बाजार में प्रवेश करने से क्यों रोक रही है? राजनीतिक लोग अक्सर ये दलील देते हैं कि भूमंडल के खुदरा व्यापारी हजारों छोटे स्थानीय तथा घरेलू व्यापारियों की श्रृंखला और हाल में उभर रहे स्वदेशी खुदरा व्यापार समूह को बर्बाद कर देंगे। तो क्या इस आर्टिकल में यह बताया गया कि जो भारतीय बाजार में जो विदेशी बाजार हैं वह प्रवेश करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन सरकार निजीकरण की भावना को छूट दे रही है, वैश्वीकरण की भावना को छूट दे रही है, तो क्यों उनको बाजार में आने से रोका जा रहा है? तो इसका राजनीतिक या ये कारण बताते हैं कि जो छोटे व्यवसायी हैं उनको बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ेगा और उभरते व्यवसायी ही बर्बाद हो सकते हैं, जिसको देखते हुए उनको बाजार में आने से रोकने की प्रवृत्ति बनी हुई है। सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने हिस्सों के निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है। क्या मतलब विनिवेश का अर्थ क्या है कि सरकार अपने हिस्सों के निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, तो उनके जो हिस्से में सरकार के हिस्से में जो निजी कंपनियां हैं उसको बेचना चाहती है और वही विनिवेश कहलाती है। कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत है कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी न चली जाए। मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वास्थ्यवर्धक सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था और वह निजीकरण की जाने वाली पहली कंपनी थी, ने 60% कर्मचारियों को पहले 5 वर्षों में जबरन सेवा मुक्त कर दिया गया। तो जो विनिवेश की प्रक्रिया, विनिवेश का अर्थ क्या होता है कि जो निजी फैक्ट्रियाँ होती हैं, निजी उद्योग होते हैं, निजी जो कंपनी होती है, उसको जो सरकार के हिस्से में होती है उसको बेचना चाहती है, जो विनिवेश कहलाती है। लेकिन इसका एक नुकसान ये होता है कि उसमें जो कर्मचारी होते हैं, तो कर्मचारी को काम से निकाले जाने का डर सताते रहता है। अब हम देखते हैं कि यह नियम किस तरह विश्वव्यापी प्रवृत्ति का बन गया है। अधिकांश कंपनियों ने अपने सही कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी है। वे अपने यहाँ बाह्य स्रोतों जैसे छोटी कंपनियों से यहाँ तक कि घरों से भी करवाने लगे हैं। बहुउद्देशीय कंपनी पूरे विश्व में बाह्य स्रोतों से काम करवाते हैं। विकासशील देशों जैसे भारत उन्हें सस्ते मजदूर उपलब्ध हो पाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी होती है। अतः वे कामगारों को कम वेतन देते हैं और कार्य व्यवस्था भी अधिकतर खराब होती है। छोटी फर्मों से मजदूर संगठनों का गठन भी मुश्किल होता है और अधिकांश कंपनी यहाँ तक कि सरकार भी अब बाह्य स्रोत और अनुबंध पर काम करवाने लगी है, लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों को विशेष रूप से दिखाई देती है। इसमें यह कहा गया है कि जैसे कि जो वैश्विक कंपनियां हैं, तो वैश्विक कंपनियां अपना काम एक ही स्थान पर नहीं करती, वो छोटे छोटे फर्मों में अनेक अनेक स्थानों से अपना काम लेती है। तो जिससे क्या होता है कि अनेक अनेक स्थानों से काम लेती है, तो उसको जैसे कि भारत में जनसंख्या अधिक है, बेरोजगारी अधिक है, तो यहाँ पर उसको सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। और वहीं पर कि कहीं
कई देशों में तकनीक की कमी है, तो वहाँ पर उनको कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं। और वहीं पर बाज़ार, बहुत बड़ी बाज़ार है, जैसे चाइना, अमेरिका, भारत जैसे बहुत बड़े बड़े बाज़ार हैं, तो वहाँ पर उनको एक बेहतर बाज़ार मिल जाता है, जिससे उन चीज़ों को वहाँ लाकर वह बेच सकते हैं। तो इस तरह से जो चीज़ होती है चलती है। और इसी जो वैश्विक कंपनियों का फायदा भी बहुत होता है कि वह पूरे विश्व को जोड़ती है और विश्व में जो आवश्यक वस्तु है उनका उपयोग करती है, और और जिनको ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाती है। लेकिन कुछ घाटे भी होते हैं सरकार को भी, और जो छोटे उद्योग हैं उनको भी। सारांश में भारत अभी तक एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र, दुकानें, बैंक, आईटी, उद्योग, होटल्स और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं, और नगरीय मध्य वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीय मध्य वर्ग के एक साथ मूल्य जो टेलीविज़न सीरियलों और फिल्मों में दिखाई देते हैं भी बढ़ रहे हैं। परंतु हम यह भी देखते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित बेरोजगार है। यहाँ तक कि छोटी संख्या के स्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित काम कर असुरक्षित होते जा रहे हैं। अब तक सरकारी रोजगार ही जनसंख्या के अधिकांश लोगों का कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था, लेकिन अब वह भी कम होता जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि लेकिन विश्वव्यापी उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ आमदनी की असमानताएं भी बढ़ रही है। आपको इस विषय पर अधिक जानकारी भूमंडल के अगले अध्याय में पढ़ने को मिलेगी। तो मतलब कि जैसे सबसे सुरक्षित कार्य सरकारी नौकरी होता था, लेकिन यह सरकारी नौकरी भी विनिवेश के चक्कर में उद्योग को निजीकरण करती जा रही है, जिससे कि लोगों के कामकाज पर बहुत असर पड़ रहा है। साथ ही बड़े उद्योगों में सुरक्षित रोजगार कम होता जा रहा है, जैसे कि जो बड़े उद्योग हैं उसमें सुरक्षित रोजगार कम होता जा रहा है। सरकार ने भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति आरंभ की है। ये उद्योग आसपास के क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं दिलवाते, बल्कि वे यहाँ जबरदस्त प्रदूषण फैलाते हैं। मतलब भूमि अधिग्रहण की नीति के तहत क्या होता है कि जहाँ पर एक उपयुक्त भूमि, जहाँ पर कच्चे माल, मतलब जहाँ से कच्चे माल लाना आसान हो और वहाँ से तैयार माल को ले जाना आसान हो, तो इन चीज़ों को भूमि अधिग्रहण नीति के तहत उन जगहों की तलाश की जाती है और उस जगह पर फैक्ट्री की स्थापना कर दी जाती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि फैक्ट्री स्थापित करने के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर कहीं बाहर से मंगाए जाते हैं, क्योंकि वे दक्ष होते हैं, लेकिन पास में वही जो स्थायी व्यक्ति होते हैं उनको काम पर आसानी से नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनको इन चीज़ों के लिए बेहतर एक्सपीरियंस नहीं होता है। जिससे होता क्या है कि जिस क्षेत्र में स्थापना की जाती है उद्योग की, वहाँ पर प्रदूषण तो लगातार धीरे धीरे करके बढ़ जाती है, लेकिन वहाँ के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं होता, उल्टा प्रदूषण उनको झेलना पड़ता है। बहुत से किसानों, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी शामिल है, कुल विस्थापितों में से करीब 40% है, ने क्षतिपूर्ति कम कर देने के लिए विरोध किया और इन्हें जबरन दिहाड़ी मजदूर बनना पड़ा और उन्हें बड़े शहरों के फुटपाथ पर काम करते देखा जा सकता है। तो इसका एक बेहतर उदाहरण जैसे बस्तर है, तो बस्तर के आदिवासी इलाकों को देख सकते हैं, या झारखंड या आंध्र प्रदेश या कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ऐसा क्षेत्र स्थापित है। तो वहाँ पर जो SC/ST कास्ट के जो लोग होते हैं, या किसी भी कास्ट का मायने नहीं रखती, मतलब जो पिछड़े लोग होते हैं, वहाँ पर जो अशिक्षित लोग होते हैं उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया जाता है, और जिसमें 40% क्षतिपूर्ति के लिए वे विरोध करते हैं, जिसके उनको इन विरोध के फलस्वरूप भी कुछ प्राप्त नहीं हो पाता, और वे ज़बरदस्ती कम पैसों पर दिहाड़ी करने के लिए मजबूर होते हैं और फुटपाथ पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगले भाग में हम देखते हैं कि लोग किस तरह काम पाते हैं, वे वास्तव में अपने कार्यस्थल पर क्या करते हैं और किस तरह की कार्यवस्था के रूबरू होते हैं। लोग काम किस तरह पाते हैं, अब ये देखते हैं कि लोग काम किस तरह पाते हैं। अगर आप बुधवार सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो उनमें टाइम्स एजेंट के नाम से एक विशिष्ट पृष्ठ पाएंगे। यहाँ रोजगार के विज्ञापन होते हैं और अपने आप से अथवा अपने कामगार से अच्छा काम लेने के लिए प्रेरित करने के सुझाव होते हैं। मतलब कि न्यूज़पेपर में रोजगार की जो कट पेपर है उसको बताया जा रहा है। बाघ संख्या 5.2 सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का एक उदाहरण है। काम पाने वाले व्यक्तियों को अन्य लाभ जैसे मकान किराया भत्ता भी मिलता है। काम के लिए वांछित योग्यताएं बहुत विस्तार से वर्णित होती है। ऐसे कार्यों में पदोन्नति के प्रावधान होते हैं और आपकी वरिष्ठता को भी स्वीकार और महत्व दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां कार्य के लिए वांछित योग्यताएं बहुत विस्तार से
वर्णित होती है। ऐसे कार्यों में पदोन्नति के प्रावधान होते हैं और आपको वरिष्ठता को भी स्वीकार और महत्व दिया जाता है। निजी क्षेत्र की नौकरियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह भी एक नियमित वेतन वाली नौकरी है। यह एक जाने माने होटल की नौकरी है, लेकिन यहाँ वेतन एवं जरूरी का महत्व कम हो गया है और कार्यकारिणी तथा यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार यह भी चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दिया जाए। बहुत से फैक्ट्रियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। बहुत से बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, किंतु उन्हें सबके समान स्थायी और सुरक्षा नहीं दी जाती। इसे संगठित क्षेत्र से अनुबंधित कार्य कहते हैं। अब देखते हैं ऊपर दिया क्या है कि बॉक्स 4.2। तो यहाँ पर एक जॉब के बारे में बताया गया है जिसमें 55% अंक हो और पीएचडी अथवा समकक्ष की उपाधि हो, इसको यहाँ पर पूछा जा रहा है। और दूसरा बॉक्स भी उसी तरह का है क्या। हालांकि दिहाड़ी मजदूरों के काम की ठेकेदारी व्यवस्था ज़्यादातर भवन निर्माण कार्यों के स्थान पर या ईंट बनाने के स्थान आदि पर दिखाई देती है। ठेकेदार गांव जाता है और वहां काम चाहने वालों से इसके बारे में पूछता है। वह उन्हें कुछ पैसा उधार भी देता है। उधार दिए गए पैसों में काम के स्थान तक आने के यातायात का पैसा होता है। उधार पैसा अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है और जब तक उधार नहीं चूक जाता वह बिना पैसे के काम करता है। पहले कृषि मजदूर अपने कर्ज के बदले जमींदार के पास बंधा मजदूर की तरह रहते थे। अब उद्योगों में अनियमित कामगार के रूप में जाते हैं। हालांकि वे अभी भी कर्जदार हैं, परंतु वे अनुबंधक के अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं होते। इस अर्थ में वे औद्योगिक समाज में अधिक मुक्त हैं। वे अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं। कभी कभी पूरा परिवार प्रोत्साहन कर जाता है और बच्चे काम में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। तो बताया जा रहा है कि ठेकेदार मजदूरों को काम में ले जाता है और जो पहले पैसे दिए होते हैं उसको जब तक वह काम करके नहीं कर्ज अदा कर देता है तब तक उसको कहीं आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दक्षिण गुजरात से ईंट के भट्ठों में मजदूरों के दल। अब ईंट के भट्टे में मजदूरों के दल, तो यह एक दयनीय स्थिति होती है। ज़्यादातर जो ग्रामीण इलाके होते हैं, तो ग्रामीण इलाके के जो मजदूर होते हैं वो काम के लिए दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। उद्योग जहाँ पर जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र जैसे विकसित इलाकों में जाते हैं और वहाँ पर जाकर छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे ईंट के भट्टे में काम करना। इसमें वहाँ के लोगों को बहुत ही कम पैसों पर मजदूरी कराई जाती है, जिसमें छोटे बच्चों को भी काम कराया जाता है और वे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, लगातार काम करते हैं। फिर भी उसको एक उचित मजदूरी जितना उनके काम के हिसाब से उनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके काम के ऊपर उनका जो ठेकेदार होता है या उनके जो मालिक होते हैं वो निर्भर होता है। क्योंकि जो व्यक्ति काम करता है उसका 50% से 75% तक का जो हिस्सा होता है वह स्वयं रखता है और बाकी जो 25% होता है वो सभी मजदूरों में बांटता है। दक्षिण गुजरात में ईंट के बाड़े में काम होने के मौसम में लगभग 30 से 40 हजार कामगार कार्य करते हैं। ईंट के भट्ठों में मालिक ऊंची जाति के लोग जैसे पारसी या देसाई होते हैं। प्रजापति जाति के लोग इन ईंट के बाड़े पर अपना पारंपरिक मिट्टी का कार्य करते हैं। कामगार अधिकांशतः स्थानीय या प्रवासी दलित होते हैं। उन्हें ठेकेदार के द्वारा रोजगार पर रखा जाता है और वे 9 से 11 सदस्यों की टोली में काम करते हैं। पुरुष मिट्टी को सानते और उसे मिट्टी का आकार देते हैं तथा छोटे बच्चे उन्हें सुखाने के स्थान पर ले जाते हैं। महिला लकड़ियों की एक टोली ईंटों को भट्टों पर ले जाती है और यहाँ पुरुष उन्हें पकाते हैं। फिर से उन्हें ट्रकों पर लाद दिया जाता है। प्रत्येक टोली रोजाना 2500 से 3000 ईंटें बना लेती है। ठीक है, प्रत्येक जो टोली होती है, प्रत्येक टोली जो 2500 से 3000 ईंटें बना लेती है। जल्दी काम करने वाले समूह 10 घंटे में और धीरे काम करने वाले समूह 14 घंटे में अपना काम खत्म करता है। 6 वर्ष की उम्र से बच्चे पिता द्वारा बनाई गई ताजा ईंटों को रात में उठाने का काम करते हैं और गिल्ली मिट्टी का वजन लगभग 3 किलो होता है। रात के अंधेरे में छोटे बच्चे एक एक ईंट को आधार पट्टी पर रखने के लिए दौड़ते हैं। जब वे 9 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें 2 ईंट उठाने की पदोन्नति मिलती है और समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन कहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें रोते हुए उनके बिस्तरों में जगा देते हैं। तो जॉन ब्रेमन द्वारा कहा गया है कि उनके जो माता पिता होता है, अगर बच्चा रो भी रहा होता है तो भी उसको उनके स्थान से जगाकर ईंट के भट्टे में काम करने के लिए बुलाते हैं। और बच्चे का माता पिता उनके प्यार को तो जानते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरियाँ उनको काम कराने के लिए मजबूर कर देती है। काम को किस तरह किया जाता है, इस भाग में हम यह जानकारी देंगे कि काम को वास्तव में किस तरह किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है,
एक ऑफिस या फैक्ट्री में मैनेजर और कामगारों के संबंध कैसे होते हैं? भारत में बड़े कार्यस्थलों में संपूर्ण कार्य को स्वतः घर में हो रहे उत्पादन की तरह किया जाता है। मतलब काम को कैसे छोटे छोटे जो टुकड़ों में बात कर किया जाता है, उन चीज़ों को बताया गया है। मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित करना। मैनेजर सभी चीज़ों को मैनेज करता है और उनसे अधिक काम करवाना। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के दो तरीके होते हैं। पहला, कार्य के घंटों में वृद्धि। दूसरे, निर्धारित दिए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। यहाँ बताया जा रहा है कि कामगारों को अधिक कार्य करवाने के दो तरीके होते हैं। ठीक है, दो तरीका क्या होता है कि पहला कार्य में घंटों में वृद्धि, कि घंटों में वृद्धि कर दी जाए, और दूसरा, दिए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। और मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं, परंतु ये खतरे भी पैदा करती है और अंततः मशीनें कामगारों के स्थान ले रही है। इसलिए मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मशीनीकरण के रोजगार के लिए खतरा माना है। ठीक है, काम को बढ़ाना है तो एक तो काम में वृद्धि कर दो। दो तरीकों से दो तरीकों से काम को बढ़ाया जा सकता है। पहला तरीका है कि काम में वृद्धि कर देना चाहिए, पहला तरीका, और दूसरा, मशीनों में वृद्धि कर देना चाहिए। लेकिन जो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी है, दोनों मशीन के विरुद्ध है और कहते हैं कि मशीनों की वजह से ही बेरोजगारी बढ़ रही है। एक क्रियाकलाप है जिसको देखने की तो आवश्यकता नहीं है, इसको आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री है, स्कूटर का कारखाना, उसको दिखाया जा रहा है। उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कार्य को संगठित रूप से करना। संगठित रूप से कार्य को करना। एक अमेरिका फ्रेडरिक विनिस्लो टेलर ने 1890 में वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। इसे टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे से छोटे पुनरावृत्ति तत्वों से तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान था। मतलब कि संगठित रूप से कार्य करने का अर्थ होता है छोटे छोटे रूपों में कार्य को बांट कर करना। कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य को रोजाना उतने ही समय में अवश्य समाप्त करना पड़ता था। उसके लिए स्टॉप वॉच की सहायता लेते थे। कार्य को तेजी से समाप्त करने के लिए असेंबली लाइन का श्रीगणेश हुआ। प्रत्येक कामगार को कन्वेयर बेल्ट के साथ बैठकर अंतिम उत्पाद के केवल एक पुर्जे को उससे जोड़ना था और कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट गति के साथ व्यवस्थित किया गया। मतलब जो कार्य करने की गति है कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ स्थापित किया गया, जो कि 18वीं सदी में या अधिक मात्रा में किया जाता था। कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है कि जो उत्पाद होता है वह लाइन कतारों के कतार आ रही होती है और उस कन्वेयर बेल्ट में सामान नीचे रखा होता है और एक सामान कतार से आ रही है, उसको उसको जोड़ना है, फिर उसमें रखना है, फिर आगे बढ़ेगी। तो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड जितनी अधिक होगी कार्य क्षमता उतनी अधिक बढ़ती जाएगी। तो कन्वेयर बेल्ट की स्पीड के ऊपर होता है कि कार्य क्षमता कितनी होगी। प्रयास किया गया है कार्य को तेजी समाप्त करने के लिए असेंबली लाइन, और 1980 में दशक में इस तरह प्रयास किया गया जिसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी, जहां कामगारों को प्रेरित किए जाने का प्रावधान था तथा उन्हें प्रबोधित करने का भी प्रावधान था। परंतु हम कभी कभी इस पुरानी टेलरिज्म प्रक्रिया को बचा हुआ पाते हैं। भारत का सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा मिल। वहाँ के कामगार अपने आप को मशीन के विस्तार की तरह वर्णित करते हैं। पुराना उद्योग क्या है? तो कपड़ा मिल है। एक पुराना बुनकर रामचंद्र, जो कि 1940 में कानपुर कपड़ा मिल में काम करता था, कहता है, आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांग, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमता है। बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है और आप कहीं न कहीं जा सकते हैं, कहीं नहीं जा सकते हैं। आपका पूरा ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए। जब चार मशीन चल रही हो तो चारों को चलाना चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। तो एक जो कामगार है वो बताता है कि जो सिलाई की मशीन होती है, मतलब कि जो कपड़ा मिल की मशीन होती है, जब चारों मशीनों को रोकना नहीं चाहिए। अगर रुकेगा तो जो रेशा एक दूसरे से फंस जाएगा और काम नहीं हो पाएगा। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीन गति से काम करना होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कार तैयार होकर एकत्रित होने वाले स्थान पर आ जाती है। प्रत्येक मिनट में 2 कार बनती है। पूरे दिन में कामगारों को केवल 45 मिनट का विश्राम मिलता है। 2 चाय की छुट्टियाँ, 7.5 मिनट प्रत्येक और आधा घंटा खाने की छुट्टी मिलती है। उनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है
और स्वैच्छिक अवकाश ले लेता है, जबकि उत्पादन अधिक हो रहा और कारखाने में स्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखानों में सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से होता है। पुर्जे देने वाले कारखाने के आसपास ही रहते हैं और प्रत्येक पुर्जे को 2 घंटे या नियत समय में भेज देते हैं। बाह्य स्रोतों से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कंपनी को सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे कामगारों में तनाव आ जाता है और अगर उनकी सप्लाई नहीं हो आ पाती तो उनके उत्पादन का लक्ष्य विलम्ब हो जाता है और जब वह आ जाता है तो उस रखने के लिए उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है और कोई आश्चर्य नहीं अगर ऐसा करने में वे पूरी तरह से निढाल हो जाते हैं। अब जरा सेवा के क्षेत्र को देखा जाए। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग मध्यम वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं। उनका कार्य स्वतः स्फूर्त तथा रचनात्मक होता है और जैसा कि बाक्स में दर्शाया गया है कि उनका कार्य भी टॉलरेंस लेबर प्रक्रिया के अनुरूप ही होता है। आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे कि जो नीचे वर्ग के लोग होते हैं वे प्रायः ईंट के भट्ठों में काम करते हैं, मतलब एक प्राथमिक उत्पाद से जुड़े हुए काम करते हैं। लेकिन वहीं पर थोड़े उच्च वर्ग के लोग या थोड़े शिक्षित लोग विनिर्माण के क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन उच्च वर्ग के लोग और शिक्षित लोग ज़्यादातर प्रायः सेवा क्षेत्र के में काम करते हैं। औसतन 10-12 घंटे तक कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है। औसतन जिसे नाइट आउट कहते हैं, जब उनकी परियोजना की अंतिम सीमा आ जाती है। लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। कुछ हद तक इसका कारण भारत और ग्राहक के देश के बीच समय की भिन्नता भी है। जैसे कि सम्मेलन का समय शाम का होता है, जबकि अमेरिका में उस समय कार्य दिवस का प्रारंभ होता है। दूसरा कारण बाह्य स्रोतों की कार्य संरचना में अधिक कार्य का होना है, जो परियोजना की लागत और समय सीमा के तालमेल से जुड़ी होती है। एक 8 घंटे का काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उस अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। मतलब कि जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं उनको भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब अंतिम सीमा में काम आता है, काम करना पड़ता है, तो उसको दिन रात बिना अपने समय को गंवाए कार्य करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य घंटों को सामान्य व्यवस्थापित फ्लेक्सो टाइम सामान्य व्यवस्थापन के प्रयोग द्वारा तर्क संगत बनाया जाता है, जो कि सैद्धांतिक रूप में कार्यकर्ता को अपने कार्य के घंटे नियत करने की छूट देती है। लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अर्थ है कि वे तब तक कार्य करें जब तक कि वे हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त न कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके पास वास्तव में कार्य का दबाव नहीं होता, तब भी वे ऑफिस में देर तक रुक जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है अथवा अपने अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। मतलब कि काम खत्म अगर रात को हो भी जाता है तो फिर भी रुकते हैं, वो साथियों के लिए रुकते हैं या तो फिर अपने बॉस को दिखाने के लिए कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इन कार्य घंटों परिणाम स्वरूप बंगलौर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थानों जहां बहुत सी आईटी कंपनियों और कॉल सेंटर है, दुकानों और रेस्टोरेंट ने भी अपने खुलने का समय बदल दिया है और देरी से खुलने लगे हैं। ठीक है, मतलब जो दुकान और रेस्टोरेंट होता है, जो खाने की दुकान होती है, वो अधिक देरी तक खुली रहती है। इसका कारण क्या होता है कि जो आईटी सेक्टर के लोग होते हैं वे टाइम से मतलब अधिक देर रात काम से लौट कर आते हैं। इसलिए अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चों को शिशु पालन गृह में छोड़ा जाता है। ठीक है, संयुक्त परिवार जो कि लुप्त प्राय हो गए हैं, वे औद्योगिकरण के कारण फिर से बनने लगे हैं। हम देखते हैं कि दादा दादी बच्ची को मदद से परिवार में पुनः स्थापित हो गए हैं। मतलब कि अब जो जैसे कि छोटे परिवार होते हैं उसका करने का अर्थ, जैसे पति पत्नी अगर दोनों जॉब कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों जॉब कर रहे हैं और उनकी एक बच्ची है, तो उनको एक बच्ची को रखने के लिए शिशुपाल गृह में रखने से बेहतर होगा कि वे अपने परिवार के साथ रखें। जिससे क्या होता है कि अपने परिवार वालों को ही अपने साथ बुला लेते हैं और वे घर में उनके बच्चों को संभालते हैं और वे देर रात काम करके आते हैं। समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विवाद है कि क्या औद्योगिकरण और नौकरी में परिवर्तन से, जिसमें कि ज्ञान पर आधारित कार्य जैसे सूचना तकनीक है, क्या इनसे समाज की कुशलता बढ़ रही है। मतलब एक महत्वपूर्ण विवाद क्या है कि औद्योगिकरण और नौकरी परिवर्तन से ज्ञान पर आधारित कार्य जैसे सूचना तकनीक है, इससे समाज की कार्य कुशलता बढ़ रही है। समाज की कार्य कुशलता की बात कही जा रही है, औद्योगिक कुशलता से समाज की कुशलता क्या बढ़ रही है। भारत में सूचना तकनीक की वृद्धि को वर्णित करने के लिए प्राय एक सूक्ति सुनने में आती है, नॉलेज इकोनॉमी, मतलब ज्ञान आर्थिकी। लेकिन आप एक किसान की दक्षता की तुलना किससे करेंगे।
जो यह जानता है कि कई सौ फसलों को कैसे उगाया जाता है। क्या आप उसकी मौसम, मिट्टी और बीज की समझ पर विश्वास करेंगे या एक सॉफ्टवेयर व्यवसायी पर? दोनों ही अपने कार्यों में दक्ष है, लेकिन अलग तरह से। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी ब्रेवरमैन यह तर्क देते हैं कि वास्तव में मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की दक्षता को कम करता है। उदाहरण के लिए, पहले वास्तुकार को नक्काशी में दक्षता भी हासिल थी, परंतु अब कंप्यूटर उनके बहुत से काम कर देता है। कार्य अवस्थाएं। अब कार्य की अवस्था क्या है उसको देखते हैं। हम सबको शक्ति, एक मजबूत घर, कपड़े और अन्य सामग्रियों की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि किसी के काम करने की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए। मतलब कार्य जो दशा होती है, कार्य करने की जो कानून होते हैं, उसको बहुत बेहतर बना दिया है। अब हम एक खदान की अवस्था को देखते हैं जहाँ बहुत से लोग काम करते हैं। केवल कोयले की खान से 5.5 लाख लोग काम करते हैं। कोयले की खान में 5.5 लाख लोग काम करते हैं। खदान एक्ट 1952 स्पष्ट किया है कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटों काम करने पर उसे अलग से पैसे दिए जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। मतलब कि 1952 में एक एक्ट बना, खदान एक्ट, तो जिसमें 5.5 लाख लोग काम करते थे। इसमें बताया गया कि वो कितने घंटे काम करेंगे, अधिक काम करने पर उनको अधिक वेतन दी जाएगी। सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। बड़ी कंपनियों में इन नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन छोटी खानों और खुली खानों में नहीं। यहाँ तक कि उपठेका की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। कई ठेकेदार मजदूरों का रजिस्टर भी ठीक से नहीं रखते हैं। अतः दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से मुकर रखते हैं। एक खान का कार्य समाप्त होने पर कंपनी को उस स्थान पर किए गए गड्ढे को भरकर उस जगह को पहले जैसे कर देना चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। मतलब एक खान का काम जब खत्म होता है तो उस गड्ढे को भरना चाहिए, लेकिन जो कंपनियां होती हैं या सरकार भी होती सर तो जो निजी कंपनी होती है, कोई भी होता है जो खदान का काम करता है, वो उनको भरने से चूकती है। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग, ऊपरी या सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती है, जैसे क्षय रोग या सिलोकोसिस। जो खुली खानों में काम करते हैं और वे तेज धूप और वर्षों में काम करते हैं, खान के फटने से या किसी चीज़ के गिरने से आने वाली चोट का सामना भी करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटनाओं की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। टाइम रनिंग आउट फॉर 54 टेप्ट माइनर्स है इन झारखंड। INNS सितंबर, मतलब 7 सितंबर 2006। देखते हैं क्या कह रहे हैं इसमें। भागदा की भटदी कोयला खानों में 54 खान कर्मी जो बुधवार की रात को फंस गए, उनकी खाने गैसों की अधिकता की वजह से फट गई थी। रात के करीब 8 बजे विस्फोट हुआ, जो कि मीथेन और कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की अधिकता और दबाव के कारण हुआ। यह कोयले के कारण भारत कुकिंग कोल लिमिटेड की थी। विस्फोट इतना तेज था कि उसने 17 नंबर की झुकी हुई 1 टन की ट्रॉली को भी बाहर फेंक दिया। 4 बचाव टोलियों को गठित किया गया, लेकिन उनके पास खान की गहराई में यहाँ की दुर्घटना हुई थी पहन कर जाने के लिए समुचित यात्रा में ऑक्सीजन मास्क नहीं है। खान में फंसे हुए अधिकांश खानकर्मी 20 से 30 वर्ष की उम्र के हैं और परिवार के लोग और यूनियन लीडर ने BCCL के व्यवस्थापकों पर दोषारोपण किया है। यह BCCL की जहरील खानों में से एक है। व्यवस्थापकों ने वहां सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करा रखे हैं। संघ के एक सदस्य ने बताया कि खान में पानी छिड़कने की मशीन और गैस टेस्टिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया था। मतलब कि टाइम रनिंग आउट फॉर 54 ट्रेप्ड माइनर्स इन झारखंड। तो झारखंड में माइनर्स की बात कही गई है, जहाँ पर विस्फोट होता है और लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। इसमें दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर जो प्राथमिक वस्तुएं होनी चाहिए, जैसे कि जो गैस टेस्टिंग मशीन और छिड़कने की मशीन वहाँ उपलब्ध नहीं थे और लापरवाही के कारण यह दुर्घटना हुई। कई उद्योगों में कामगार प्रवासी होते हैं। मछली संसाधन जो समुद्र किनारे होते हैं में से अधिकांशतः तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल की एकल युवा महिलाएं कार्य करती हैं। ये 10-12 की संख्या में एक छोटे से कमरे में रहती है और कभी कभी तो
वहाँ पारी में बनी रहती है। युवा युवा महिलाओं को आज्ञाकारी, विनम्र और डॉक्टर काम करने वाली माना जाता है। कई पुरुष भी अकेले प्रवास करते हैं। वे या तो अविवाहित होते हैं या अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं। सन 1992 में उड़ीसा के 2 लाख प्रवासियों में से 85% एकल युवक थे। एकल युवा मतलब जो युवक थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, एकल युवक कहलाते हैं। इन प्रवासियों के पास सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है और जो भी थोड़ा बहुत होता है उसे अन्य प्रवासी कामगार के साथ व्यतीत करते हैं। ऐसे राष्ट्र में जहां संयुक्त परिवार का हस्तक्षेप होता है, लोगों का भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में काम करना उन्हें अकेलेपन और असुरक्षा की तरफ ले जाता है। मतलब कि वहाँ पर वैश्वीकरण में काम करना अकेलेपन और असुरक्षा की तरफ ले जाता है। अभी भी बहुत सी युवा महिलाएं उस स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व करती है। घरों में होने वाला काम। अब घरों में होने वाला काम कैसा होता है देखते हैं। घरों पर किया जाने वाला काम आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेंस बनाना, जरी या ब्रॉकेट का काम, गलीचा, बीड़ियाँ, अगरबत्तियों और ऐसे अन्य उत्पादों को बनाया जाता है। एक कार्य मुख्य रूप से महिलाओं या बच्चों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, घरों में क्या काम? गलीचा बनाने का, बीड़ियाँ बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, ब्रॉकेट बनाने का काम होता है। एक एजेंट इन्हें कच्चा माल दे जाता है और संपूर्ण कार्य को भी ले जाता है। घर पर कार्य करने वालों को चीज़ों के नग के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने नग बनाए हैं। मतलब कि कोई एजेंट कच्चा माल देकर जाता है और वहाँ पर वो जितना नग बनाता है उसके हिसाब से पैसे देकर सामान ले जाता है। अब हम बीड़ी उद्योग के बारे में जानकारी लेते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया जंगल के पास वाले गाँव से शुरू होती है। वहाँ गाँव वाले तेंदुपत्ते तोड़कर जंगल लात विभाग या निजी ठेकेदार को बेच देते हैं, जो कि इसे वापस जंगल पात विभाग को बेच देते हैं। औसतन एक आदमी दिन भर में 100 बंडल इकट्ठे कर सकते हैं। सरकार बीड़ी कारखानों के मालिकों को ये पत्ते नीलाम कर देती है, जो ये ठेकेदारों को दे देते हैं। ठेकेदार इनसे तंबाकू भरने के लिए वापस घर पर काम करने वालों को दे देता है। ये अधिकांशतः महिलाएं होती है और ये पहले पत्तों को गीला करके गोलाकार कर देती है, फिर उसे काटती है, फिर तंबाकू भरकर उसे बांध देती है। ठेकेदार बीड़ियों को वहां से लेकर उस उत्पादक को बेच देता है, जो इन्हें पकाता है या सेकता है और अपने ब्रांड का लेबल लगा देता है। उत्पादक उन्हें बीड़ियों के वितरक को बेच देता है, जो उन्हें थोक विक्रेताओं को देता है और फिर यह आपके पड़ोस वाली पान की दुकान पर बेच दी जाती है। निवेश ये वितरक हैं, इतना निवेश होता है। ये बीड़ी कामगार हैं, ये निर्माता हैं और ये ठेकेदार है। अब मतलब उनकी भूमिका को यहाँ दिखाया जा रहा है। अब साथ में दिए गए पाई डायग्राम को देखते हैं कि कैसे खपत हुई बीड़ी के मूल्य को वितरित किया जाता है। तो सबसे अधिक मिलता है ठेकेदार को, फिर वितरक को, निर्माताओं को अपने ब्रांड को जैसे सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है और यह ब्रांड की शक्ति को दर्शाता है। ये निर्माता है और यह ठेकेदार है। एक बीड़ी कामगार की जीवनी। एक 15 वर्ष की है, मधु 15 वर्ष की है और उसने स्कूल छोड़ दिया। 8वीं में फेल होने के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके पिता दर्जी थे, जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई। उसके पिता को क्षय रोग तपेदिक था, इसलिए बच्चों और माँ के लिए काम करना जरूरी हो गया। उसका बड़ा भाई 17 वर्ष का है और एक किराने की दुकान पर काम करता है। छोटा भाई 14 वर्ष का है और चॉकलेट की पैकिंग करता है। मधु और उसकी माँ वीडियो को रोल करती है। मधु ने बहुत छोटी उम्र में वीडियो रोल करना शुरू कर दिया और उसे यह पसंद है, क्योंकि इससे उसे माँ और अन्य औरतों के पास बैठने और उनकी बातचीत करने का मौका मिलता है। वह रोल किए गए तेंदुपत्ते में तंबाकू भरती है। वह घर के कामकाज के अलावा दिन भर यही काम करती है। रोजाना लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने के कारण उनकी पीठ में दर्द हो गई और मधु फिर से स्कूल जाना चाहती है। तो मधु क्या होता है कि पहले स्कूल को छोड़ देती है और काम करना प्रारंभ कर देती है, लेकिन काम की वजह से वह इतनी थक जाती है और इतनी परेशान हो जाती है कि वो सोचती है कि पढ़ लिख कर वो बहुत बड़ी आदमी बने, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकती। हड़तालें एवं मजदूर संघ। बहुत से कामगार मजदूर संघ के भाग होते हैं। भारत में मजदूर संघ में क्षेत्रीयवाद और जातिवाद जैसे बहुत समस्याएं होती हैं। एक मिल में काम करने वाले दत्ता
पिछवाकर बताते हैं कि मुंबई की मिलों में जाति छाई हुई है, लेकिन सभी मिलों में नहीं। वे उनके साथ बैठकर पान खाते हैं। विष्णु एक महान महार कामगार जो मॉडर्न मिल में काम करता है, लेकिन वे उसके साथ हाथ से पानी नहीं पीते, इसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वे उनके दोस्त हैं, लेकिन वे उसके घर कभी नहीं जाते अथवा किसी भी महार के खाने के डिब्बे से कुछ भी नहीं खाते। मज़ेदार बात है कि मराठी कामगार उत्तर भारत के कामगारों की जाति के बारे में पता नहीं लगा पाते। उनके साथ वे अछूतों वाले व्यवहार नहीं करते। मतलब हज़ार मजदूर संख्या होता है कि वहाँ पर क्षेत्रवाद और जातिवाद का प्रभाव अधिक पड़ता है, और जातिवाद के कारण कुछ समस्या उत्पन्न होती है, लेकिन वहाँ उनका अपमान नहीं किया जाता। कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल कर देते हैं। वे काम पर नहीं जाते, तालाबंदी की दशा में व्यवस्थापक मिल की दरवाजा बंद कर देते हैं और मजदूरों को बंद कमरे से रोकते हैं। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है, क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं और कामगारों के लिए बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। वे हड़ताल कर देते हैं, हड़ताल तो कर देते हैं, लेकिन उनको फिर वापस काम में जाना पड़ जाता है, क्योंकि बिना काम के स्वयं में नहीं रह पाते। अब हम 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल की उस प्रसिद्ध हड़ताल के बारे में बात करते हैं जो व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई में हुई थी, और जिसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार और उनके परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। कामगारों की मांग थी कि उन्हें बेहतर मजदूरी और अपने में खुद के संघ बनाने की इजाज़त दी जाए। बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के अनुसार एक संघ बनाने की अनुमति लेनी चाहिए, और अनुमति लेने का तरीका यही कि हड़ताल का विचार त्याग दिया जाए। कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ ही एकमात्र अनुमति प्राप्त संघ था, और उसने कामगारों को बुलाकर हड़ताल तोड़ने में सहायता की। सरकार ने कामगारों की मांगों को नहीं सुना। धीरे धीरे 2 सालों के बाद लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि परेशान हो चुके थे। लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए और वापस अपने गांव लौट गए या दिहाड़ी काम पर करने लगे। शेष आसपास के दूसरे छोटे कस्बों जैसे भिवंडी, मालेगांव और इच्छाल कारंजी के बिजली करघा क्षेत्रों में काम करने चले गए। मिल मालिक आधुनिकीकरण और मशीनों पर निवेश नहीं करते हैं। आजकल वो अपनी मिलों को स्थावर संपदा व्यापारियों को सुख सुविधा संपन्न बहुमंजिली इमारत बनाने के लिए बेचने का प्रयास करते हैं। इस पर एक झगड़ा शुरू हो गया है कि बम्बई के भविष्य के कौन परिभाषित करेगा, कामगार जो इसे बनाते हैं या मिल के मालिक और स्थापना सुविधा व्यापारी। तो इस कहानी को आप सुने। जयप्रकाश भिलारे। देखते हैं मिल के भूतपूर्व कामगार। महाराष्ट्र गिरनी कामगार संघ के महासचिव। कपड़ा मिल के कामगार केवल अपना वेतन और महंगाई भत्ता लेते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई और भत्ता नहीं मिलता। हमें केवल 5 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। दूसरे उद्योगों के कामगार को अन्य भत्ते जैसे यात्रा, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इत्यादि मिलने शुरू हो गए। साथ ही 10-12 दिन का आकस्मिक अवकाश भी। इससे कपड़ा मिल के कामगार भड़क गए और 22 अक्टूबर 1981 को स्टैंडर्ड मिल के कामगार डॉक्टर दत्ता सामंत के घर गए और उनसे अपनी अगुवाई करने को कहा। पहले सामंत ने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कपड़ा मिल BIRA के अंतर्गत आती है और मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है। परंतु ये कामगार किसी भी हालत में यह नहीं सुनना चाहते थे। वे रात भर उनके घर के बाहर चौकसी करते रहे और अंत में सुबह सामंत मान गए। लक्ष्मी भाटकर। हड़ताल की सहभागी। मैंने हड़ताल का समर्थन किया। हम रोजाना गेट के बाहर बैठ जाते थे और सलाह करते थे कि आगे क्या करना होगा। हम समय समय पर संगठित होकर मोर्चे भी निकालते थे। मोर्चा बहुत बड़ा हुआ करते थे। हमने कभी किसी को लूटा या चोट नहीं पहुंचाई, और मुझे कभी कभी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकती। मेरे पाँव पूरी तरह कांपने लगते। इसके अलावा मैं अपने बच्चों को भी डरती हूँ कि वो क्या कहेंगे। वो सोचेंगे कि हम यहाँ भूख मर रहे हैं और वहाँ अपना फोटो अखबार में छपवा रहे हैं। एक बार हमने सेंचुरी मिल के शोरूम की तरफ भी मोर्चा निकाला। हमें गिरफ्तार करके बारौली ले गया और वे अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी कि मैं खाना नहीं खा पाई। मैं अपने बारे में सोचने लगा कि हम लोग कोई अपराधी नहीं, मिल के कामगार हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई के लिए लड़ रहे हैं।
किसान सालुंके स्पिन मिल्स का अभूतपूर्व कामगार। तो इस तरह से जो कई महान व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बताए गए हैं कि उन्होंने मिल में काम करते हुए किस प्रकार संघर्ष किया और उनके साथ क्या हुआ, जिसमें किसान सालुंके, जयप्रकाश भिलारे, लक्ष्मी भाटकर, जयप्रकाश भिलारे, लक्ष्मी भाटकर, किसान सालुंके, दत्ता किसवालकर, भाई भोसले और किशन सालुंके और सिंधु मराने जैसे हैं। इस तरह से यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हम अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पर बिना किसी शब्दों को छोड़े हुए, बिना पीपीटी बनाए इसको कंटिन्यू एक भी शब्दों को छोड़े हुए पढ़ रहे हैं। अगर यह आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लगातार कंटिन्यू देखकर अपने पढ़ाई का एक हिस्सा बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।